नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक माँ का वचन दो भाइयों की पूरी जिंदगी लिख देता है। ये कहानी है रूप और बसंत की, जिनकी किस्मत एक वादे और एक धोखे के बीच घूमती रहती है। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए। और इसी एक बात से शुरू होती है पूरी कहानी। सोचिए, एक माँ अपने आखिरी समय में अपने बेटों रूप और बसंत से बस यही चाहती है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये तो एक ऐसी कसम थी जो आगे चलकर इन दोनों भाइयों की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा डर था जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। तो बात है धारा नगरी की। वहां सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक खुशहाल था। राजा थे खड़क सिंह, उनकी रानी रूपवती और उनके दो बेटे। एकदम परफेक्ट फैमिली है ना। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग जाती है। अचानक रानी बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और हालत ये थी कि किसी भी वैद्य, किसी हकीम के पास उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। अब जब रानी बिस्तर पर थीं, उन्होंने एक दिन अपनी खिड़की से एक ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक चिड़िया मर गई। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ दिन बाद उनका बाप एक नई माँ ले आया और उस सौतेली माँ ने क्या किया, उसने उन दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे धक्का दे दिया। बस उसी पल रानी के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया कि अगर अगर उनके साथ कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या होगा। यही डर उनके दिलो दिमाग पर छा गया और बस इसी डर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो राजा से एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल वचन लें। वो चाहती थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके बेटे एक सौतेली माँ के जुल्म से हमेशा महफूज रहें। जैसे ही राजा ने उन्हें वचन दिया, रानी रूपवती ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। वो चली गईं और अपने पीछे छोड़ गईं एक टूटता हुआ परिवार और एक ऐसा वादा जिसका बोझ उठाना आसान नहीं था। लेकिन वादे अक्सर टूटने के लिए ही होते हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं कि राजा का वो वचन कैसे टूटा और कहानी में उस किरदार की एंट्री कैसे हुई जिसका रानी को सबसे ज्यादा डर था। रानी के जाने के बाद राजा तो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन दरबार के मंत्रियों ने उन पर दबाव डाला। उन्होंने राज्य और राजकुमारों के भविष्य की दुहाई दी और उन्हें दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। मतलब एक तरफ था उनका फर्ज और दूसरी तरफ उनका वचन। राजा ने फर्ज चुना और वचन टूट गया। और वही हुआ जिसका डर था। रानी का डर बिल्कुल सच निकला। चंद्रिका माँ बनकर नहीं आई, वो तो एक जालिम सौतेली माँ थी। उसको राजकुमारों से इतनी नफरत कि उसने राजा को मजबूर कर दिया कि उन दोनों के लिए महल से दूर अलग रहने का बंदोबस्त किया जाए। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे, खूबसूरत ताकतवर नौजवान बन चुके थे। लेकिन उनकी यही जवानी रानी चंद्रिका की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी और महल में एक बहुत ही खतरनाक साजिश पक रही थी। तो हुआ ये कि एक दिन रूप की गेंद खेलते खेलते चंद्रिका के महल में चली गई। अब जब वो उसे लेने अंदर गया तो चंद्रिका ने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन रूप को अपनी माँ की सीख याद थी। उसने अपनी मर्यादा नहीं भूली और बहुत ही विनम्रता से उसे मना कर दिया। अब ये बात चंद्रिका से बर्दाश्त नहीं हुई। उसके अहंकार को ऐसी ठेस पहुंची कि वो गुस्से से आग बबूला हो गई। और फिर उसने क्या किया, उसने अपने ही कपड़े फाड़ लिए और रूप को बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही भयानक झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। वो रोते पीटते राजा के पास गई और खुद को एक बेचारी, एक पीड़िता की तरह पेश किया। उसने ऐसी झूठी कहानी सुनाई कि राजा को उस पर यकीन हो गया। बस उस एक झूठ ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब वक्त था राजकुमारों के लिए एक ऐसी सजा का जो ना सिर्फ भयानक थी बल्कि बिल्कुल बेबुनियाद थी। राजा खड़क सिंह गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, ना अपनी पत्नी से कोई सवाल किया, ना ही अपने बेटे से सच जानने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस सीधा हुक्म सुना दिया कि राजकुमार रूप को हमेशा हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया जाए। रूप ने, बेचारे ने इसे अपनी किस्मत मान लिया और अपने पिता का आदेश सिर आंखों पर रखा। लेकिन बसंत, छोटे भाई ने अपनी माँ का वचन नहीं भुलाया। उसने साफ कह दिया, भैया जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। मैं आपको अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा।
और बस उसने भी अपने भाई के साथ वनवास जाने का फैसला कर लिया। अब दोनों भाई जंगल में थे। न सिर पर महल की छत थी, न कोई सिंहासन, लेकिन किस्मत उनकी वफादारी का एक और शायद सबसे कठोर इम्तिहान लेने वाली थी। जंगल में थपकर दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, और तभी एक जहरीले सांप ने सोते हुए बसंत को काट लिया। पता भी नहीं चला, और नींद में ही उसकी मौत हो गई। रूप अब बिल्कुल अकेला रह गया था। और यहाँ से कहानी में किस्मत ऐसा पलटी मारती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दुखी रूप अपने भाई के लिए कफन ढूंढने के लिए भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक शहर में पहुंचा। वहां अभी राजा की मौत हुई थी, और उस शहर की एक बड़ी अजीब प्रथा थी कि राजा के मरने के बाद सुबह सुबह जो भी शहर में सबसे पहले दाखिल होगा वही अगला राजा बनेगा। सोचिए, एक पल में एक बेनाम बेघर राजकुमार एक पूरे राज्य का राजा बन गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर किस्मत रूप पर इतनी मेहरबान हुई तो क्या उसने बसंत के लिए हमेशा के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे? नहीं। कहानी एक बार फिर उसी जंगल की तरफ मुड़ती है, और उसी जंगल में जहां बसंत का शरीर पड़ा था वहां एक चमत्कार हुआ। वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। जब पार्वती जी ने बसंत के उस नौजवान मृत शरीर को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने शिवजी से विनती की कि इसे फिर से जीवन दे दें। तो बसंत की आंखें खुली, लेकिन वो वहां बिल्कुल अकेला था। अपने भाई रूप को ढूंढते ढूंढते उसे पकड़ लिया गया और एक सौदागर को बेच दिया गया। क्यों? मानव बलि के लिए। लेकिन यहां भी किस्मत ने अपना खेल दिखाया। बसंत के वहां आते ही उस सौदागर का फंसा हुआ जहाज चल पड़ा। सौदागर समझ गया कि ये लड़का तो भाग्यशाली है। उसने बलि का ख्याल छोड़ दिया और बसंत को अपना सेवक बना लिया। मतलब मौत के मुंह से निकलकर वो अब एक नौकर बन चुका था। फिर उसी सौदागर के साथ वो एक राजकुमारी के स्वयंवर में जा पहुंचा। अब वहां लाइन से बड़े बड़े अमीर राजा महाराजा खड़े थे, लेकिन राजकुमारी चंद्रा ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें तो उस गरीब से दिखने वाले सेवक पर जाके रुकी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, एक तेज था। और राजकुमारी ने वरमाला बसंत के गले में डाल दी। तो आखिर में देखिए, एक भाई अपने भाई के कफन का बंदोबस्त करने निकला था और राजा बन गया। दूसरा भाई मौत के मुंह से वापस आया, सेवक बना, और फिर एक राजकुमारी का पति बन गया। मतलब उनकी जिंदगी में जो भी हुआ, क्या वो सब पहले से लिखा हुआ था? यही बात हमें उस सदियों पुराने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर बड़ा कौन है, इंसान की किस्मत या उसके अपने कर्म।